गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के 11वें एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें कि जिससे बेहतरीन वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। यदि आपको इस पर्टिकुलर प्रश्न का पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ग्रेविटी पॉइंट के नाम से सर्च करना होगा और वहां पर आप ज्वाइन करके सभी मटेरियल को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यह जो प्रैक्टिस श्रृंखला है इसमें आज भी हम लोग भारत के भूगोल पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत भूगोल एक विस्तृत कह सकते हैं सेगमेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो इसलिए भारत के भूगोल पर लगभग कई वीडियो बनाए जाएंगे और उसी के क्रम में यह भी वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है लिखा है, निम्नांकित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। यह जलप्रपातों पर आधारित प्रश्न है और यहाँ पर विकल्प है, अर्थात किसके विषय में बताना, धुआंधार जलप्रपात। ध्यान रखिएगा, जितने जलप्रपात हैं ये सभी जलप्रपात, वैसे तो जलप्रपात बहुत हैं लेकिन फिर भी ये नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर और कितने जलप्रपात हैं अगर इसकी बात किया जाए तो ये देखिए, नर्मदा नदी आपकी है जो कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक नदी से निकलती है। और अमरकंटक के भी कहाँ से निकलती है तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर से निकलती है, जिसकी चर्चा अतीत में की जा चुकी है। लेकिन इस पर कौन कौन से यहाँ पर अगर बात की जाए कि जलप्रपात हैं या डैम है, अगर उसकी बात करें तो धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात को ही एक नाम और देते हैं और उसे कहते हैं भेड़ा घाट। ये कहाँ पर है? ये भेड़ा घाट में है, ये आप क्लियर रखिएगा। भेड़ा घाट ये भी जबलपुर एमपी में है। कहाँ पर है? जबलपुर एमपी। तो जबलपुर एमपी में भेड़ा घाट के समीप ही आपका धुआंधार जलप्रपात है। जबलपुर में एक और जलप्रपात है, उसका नाम है बारगी बांध। यहाँ पर एक और है जिसका नाम है बारगी। बारगी बांध भी जबलपुर में ही है, ये भी क्लियर रखिएगा, और ये भी नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा अन्य और डैम यहाँ पर हैं, उनके भी नाम हम क्रम से बता देते हैं। एक है यहाँ पर इंदिरा सागर। क्या है? इंदिरा सागर है। ये कहाँ पर? ये भी एमपी में है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओमकारेश्वर है। क्या है? ओमकारेश्वर। फिर आप देखेंगे महेश्वर। क्या नाम है? महेश्वर, ओमकारेश्वर, महेश्वर। और यहाँ पर है सरदार सरोवर। सरदार जो सरोवर है यह काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ से, अर्थात हम कह सकते हैं क्योंकि इसका उद्घाटन बहुत हाल फिलहाल में हुआ है, जबकि इसका निर्माण कार्य बहुत पहले से चल रहा था। तो इस प्रकार से यह भी चर्चा में रहता है। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ पर है अगर इसके विषय में कहा जाए तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? सरदार सरोवर कहाँ पे है? तो गुजरात में है। बाकी सभी डैम कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है जो भेड़ा घाट में उपस्थित है। इसके अलावा अगर अन्य की बात करें तो बारगी बांध, ये भी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। फिर इंदिरा, फिर उसके बाद ओमकारेश्वर, महेश्वर, ये सभी जो हैं, इंदिरा सागर है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा सागर, ये सब मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा जो है विषुवत रेखीय वन प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो विषुवत रेखीय वन प्रदेश होते हैं, उस विषुवत रेखीय वन प्रदेश को ही हम लोग विश्व का फेफड़ा कहते हैं। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो प्रमुख रूप से अमेजन का जंगल होता है। इतना ही नहीं बल्कि विषुवत रेखा पर जो अन्य विद्यमान है, जिसमें कांगो बेसिन है, तो कांगो बेसिन में भी बहुत सारे जंगल हैं जो विषुवत रेखीय प्रकृति के हैं। तो इस आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, जिसे हम विश्व का फेफड़ा कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद बनाती है? अब ज्वार नद के विषय में पूछ रहा है कि कौन सी नदी ज्वार नद बनाती है। वैसे आप विकल्प देख रहे हैं तो महानदी, ये भी पूर्वी कह सकते हैं घाट पर मिलती है। हुगली भी है, गोदावरी भी है, कावेरी भी है, सब इधर ही कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। लेकिन फिर भी ज्वार नद की बात किया है तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हुगली होगा, क्योंकि हुगली जो नदी है यहाँ पर ज्वार का पानी आता है। अगर ये आप हुगली नदी का मैप देखें, ये हुगली नदी है और हुगली नदी में जो जल है ये गंगा का ही है। इधर से गंगा आती है और गंगा यहाँ पर
दो भागों में बंट जाती है। यहाँ पर है फरक्का बैराज, ये भी क्लियर रखिएगा। फरक्का बैराज के पास ही यह गंगा नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश में जिसका नाम पद्मा है, और यही आगे जा कर के ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। लेकिन एक शाखा जो है ये है हुगली। क्या है? हुगली। और हुगली में कई सहायक नदियां हैं, जिसमें अगर बात करें तो मयूराक्षी है, मयूराक्षी, अजय, फिर दामोदर, फिर यहाँ पर हल्दिया। तो चार नदियाँ इसकी सहायक हैं, किसकी? हुगली की। और हुगली में जो है इस ज्वार का पानी, किसका पानी? ज्वार का। जब ज्वार और भाटा आता है तो ज्वार का पानी इसी हुगली नदी में प्रवेश करता है, और इसी के कारण जो कलकत्ता का पोर्ट है, यह कलकत्ता का पोर्ट तक हमारे स्टीमर या जहाज पहुंच जाते हैं। वैसे कलकत्ता देखा जाए तो यह अंदर है, तट पे नहीं स्थित है, लेकिन यहाँ तक स्टीमर या जलपोत इसलिए पहुँच जाते हैं क्योंकि ज्वार का पानी इस हुगली नदी के सहारे कलकत्ता पोर्ट तक पहुँच जाता है। इसलिए कलकत्ता पोर्ट तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे कार्गो शिप या फिर अन्य शिप पहुँच जाते हैं। इस आधार पर ज्वार नद से संबंध रखने वाली एक नदी जिसका नाम है हुगली, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले की बात करें, निम्नांकित कथनों में कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर लिखा तिस्ता नदी गंगा की सहायक है। फिर लिखा, अच्छा तिस्ता नदी क्या गंगा की सहायक है कि नहीं, इसके विषय में तो सब लोग जानते हैं। तो तिस्ता नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है, ये तो 100% सही है। फिर क्या कह रहा है? अच्छा सही नहीं है, ये पूछा है ना। तो तिस्ता नदी गंगा की सहायक है या नहीं, तो तिस्ता नदी गंगा की नहीं सहायक, बल्कि आप देखिए तिस्ता नदी जो है आप ब्रह्मपुत्रा की सहायक। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। और एक कहाँ से निकलती है तिस्ता? तो तिस्ता निकलती है सिक्किम, सिक्किम से निकलती है, और बांग्लादेश में यह किस में जाके मिल जाती है? यह जाकर के मिलती है ब्रह्मपुत्रा नदी में। तो तिस्ता ब्रह्मपुत्रा की सहायक है, ना कि गंगा की। तो इस आधार पर यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी उकाई बांध जो है यह तापी नदी पर है। तापी नदी पर दो कह सकते हैं परियोजनाएं हैं, एक है उकाई और एक है ककड़ा पार। तो ककड़ा पार और उकाई, ये दो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कहाँ पर हैं? ये दोनों तापी नदी पर है और गुजरात में है। गुजरात में भी जो तट के समीप, अगर मान लेते हैं ये तट है, तो यहाँ पर ककड़ा पार है, और इससे दूर जाएंगे तो उकाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर ककड़ा पार मिलता है, फिर उकाई मिलता है, और दोनों तापी नदी पर ही स्थित जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसी प्रकार आप दूसरा देख सकते हैं, दून, लंबी पर्वतीय घाटियां हैं। इसके बारे में भी आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम अतीत में पढ़ चुके हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो घाटी होती है उसका नाम होता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट पर कई प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसी को कहते हैं दून की घाटी। क्या कहते हैं? दून की घाटी, या इसी में द्वार है। क्या है? द्वार है। तो यहीं से प्रश्न पूछा गया है, और ये दून की घाटी या द्वार या MBF या MBT यह शिवालिक हिमालय में स्थित है, अर्थात यह शिवालिक हिमालय का पार्ट है, ये भी क्लियर रखिएगा। तो दून लंबी पर्वतीय घाटियां हैं, ये भी स्पष्ट है। फिर लिखा है कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। यहाँ पर चूंकि दो तट हैं, एक का नाम है यहाँ, इधर नाम है मालाबार। क्या नाम है? मालाबार। और इधर का जो तट है इसका नाम है कोरोमंडल। तो कोरोमंडल जो है यह तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा विस्तृत है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि मालाबार जो है काफ़ी संकरा है। कारण क्या है? यह एक कगार है। क्या है? खड़ा कगार है। तो खड़ा कगार के कारण यहाँ पर तट काफ़ी चौड़ा नहीं है, जबकि यहाँ का तट काफ़ी चौड़ा है। अर्थात कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, अर्थात ये चौड़ा है और ये संकरा है, ये बात भी सत्य है। तो यहाँ पर तीनों सही है, सिर्फ पहला गलत है। इस आधार पर इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रांची का पठार उदाहरण है। अब रांची का पठार किसका पार्ट है, इसके विषय में आपको पहले से ही पता होगा। हम लोग डिस्कस किए थे, एक था पूर्वी पठार। क्या है? पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में भी हमने कहा था 3 पार्ट है। एक का नाम है छोटा नागपुर। क्या नाम है? छोटा नागपुर। एक है महानदी बेसिन। क्या नाम है? महानदी बेसिन। और एक का नाम है दंडकारण्य का पठार। क्या है? दंडकारण्य का पठार। तो जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार में भी 3 पार्ट हैं। एक का नाम है राजमहल, एक का नाम है हजारीबाग, और एक का नाम है रांची का पठार। और ये रांची का पठार भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसके विषय में हमने अतीत में भी डिस्कस किया। हजारीबाग में सबसे ऊंची चोटी जो उसका नाम है पारसनाथ। राजमहल पर ही एक आप देखेंगे डालमा हिल है, जो भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी मुख्य भूमि पर स्थित है, तो डालमा हिल।
और यहाँ पर रांची के पठार के विषय में, इसी की रांची के पठार पर पाट भूमि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पाट भूमि इसी पे पाई जाती है, ये भी क्लियरिटी आपको रखना है। और रांची का पठार क्या है? तो यह एक उत्थिप्त पेनी प्लेन का भाग है। किसका है? उत्थिप्त। इस पर बृहद चर्चा जब हम लोग डेविस का, किसका? डेविस का या पेंक का, जब हम लोग अपर्दन चक्र पढ़ते हैं, कौन सा चक्र पढ़ते हैं? अपर्दन चक्र पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इसकी बृहद चर्चा की जाती है कि अपर्दन चक्र के पश्चात यदि मान लेते हैं कोई भाग, किसी भाग का अपलिफ्टमेंट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे मोनार्डनाक या फिर इंसलबर्ग जैसी संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो उसी प्रकार से रांची का पठार जो है, यह एक उत्थिप्त पेनी प्लेन का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम होती है? जल लब्धि का तात्पर्य है कि किस नदी के द्वारा अधिकतम जल कैरी किया जाता है, कौन सी नदी अधिक जल को लेकर के सागर या महासागर में गिराती है, उसकी बात हो रही। तो सबसे ज़्यादा जो जल को लेके जाने की क्षमता है किसकी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो क्षमता है सबसे ज़्यादा है। अगर इसके पश्चात की हम बात करें तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर आती है गंगा। गंगा की भी क्षमता बहुत ज़्यादा है। उसके पश्चात गोदावरी है और उसके पश्चात है सिंधु। सिंधु की जो कैरिंग क्षमता है, या कैरिंग क्षमता की बात नहीं थी बल्कि ये होती कि कितना जल वो लेके आ रही है, उसके मार्ग में जो जल मिलेगा उसी जल को लेके आएगी। ऐसे में ब्रह्मपुत्रा को ज़्यादा जल मिलता है, गंगा को उसकी तुलना में कम जल मिलता है, गोदावरी को उसकी तुलना में कम मिलता है, और सिंधु को सबसे कम जल मिलता है, जो ले जा करके अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा ही सर्वाधिक जल को लेके बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। अगला है कयाल का अर्थ होता है। तो कयाल एक प्रकार का यह मैदान नहीं है बल्कि यह एक झील है। ध्यान रखिएगा, कयाल का तात्पर्य क्या होता है? एक झील होता है। यहाँ डेल्टा भी नहीं है, रेगड़ भूमि भी नहीं है, बल्कि क्या है? यह एक लैगून है। तो जो केरल का लैगून है उसी को हम कहते हैं कयाल कहते हैं। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? इस पर आपको बहुत बेहतर चर्चा की आवश्यकता है। अगर देखा जाए, एक हमारा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं। एक का नाम है काराकोरम, एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जास्कर। तो काराकोरम और लद्दाख के मध्य से जो नदी गुजरती इसका नाम है श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी। लद्दाख और जास्कर के मध्य से जो नदी गुजरती इसका नाम है सिंधु नदी। और इसी सिंधु नदी की, अर्थात आप देखेंगे तो यह सिंधु नदी है और इसी सिंधु नदी की यह जो है यह एक सहायक नदी जिसका नाम है श्योक। क्या नाम है? श्योक। तो श्योक जो है यह काराकोरम और लद्दाख के मध्य में है, जबकि लद्दाख और जास्कर के मध्य में कौन है? सिंधु नदी है। और इसी श्योक की भी दाएं तट की एक नदी है जिसका नाम है नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा नदी घाटी। और यह नुब्रा नदी घाटी क्यों जानी जाती है? क्योंकि इसी नुब्रा नदी घाटी के माध्यम से हम लोग कहाँ जाते हैं? सियाचिन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सियाचिन जानते हैं, जिसके विषय में हम लोग अतीत में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर लद्दाख एवं जास्कर के मध्य कौन सी नदी है? तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख एवं जास्कर के मध्य सिंधु नदी है, जिसकी दाएं तट की सहायक नदी का नाम है श्योक, और श्योक की दाएं तट की नदी का नाम है नुब्रा नदी घाटी। अगर हम और कुछ यहाँ पर बात करें ट्रांस हिमालय के विषय में, तो ट्रांस हिमालय में अन्य कई चीज़ें हैं जिसके विषय में हमको जानना चाहिए, लेकिन जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। देखते हैं प्रश्न में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर गंगा के विषय में पूछा है कि क्या गंगा की सहायक नदी बनास है? तो बनास वैसे अप्रत्यक्ष रूप से गंगा की सहायक है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से गंगा की सहायक नहीं है। गोदावरी के विषय में क्या है कि भीमा क्या गोदावरी की सहायक है? तो ये भी बात गलत है। कृष्णा की सहायक क्या इंद्रावती है? ये भी गलत है। लेकिन महानदी की सहायक तेल है, ये बात पूरी तरीके से सत्य है। हम लोग गंगा के विषय में जान चुके हैं कि गंगा की कौन कौन सी सहायक है, गोदावरी के बारे में जान चुके हैं कौन कौन सी सहायक है, कृष्णा की कौन कौन सी सहायक है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। सिर्फ महानदी के विषय में नहीं जानते। अगर हम बनास की बात करें तो बनास चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है, जिसका नाम है बनास। और बनास कहाँ से निकलती है? तो अरावली के माउंट आबू पर्वत से निकलती है। माउंट आबू के कहाँ से निकलती है? तो गुरु शिखर से निकलती है। अगर हम भीमा की बात करें तो आपको बताए थे सीना, भीमा, मूसी, ये सब कृष्णा की सहायक है। किसकी सहायक हैं? सब कृष्णा की सहायक हैं। इसी प्रकार जो इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, ये सब बातें हैं, ये सब किसकी सहायक थी? तो ये सब गोदावरी की सहायक हैं। इसी प्रकार अगर हम महानदी की बात करें तो महानदी जो नदी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, कुछ नदियां हैं जो
लेफ्ट से मिलेंगी, कुछ नदियां हैं जो राइट से मिलेंगी, ये आपको क्लियर रखना है। तो लेफ्ट से जो नदियां हैं, अगर इसकी हम बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी नदी है महानदी में, यहाँ पर है सियोनाथ, क्या नाम है, सियोनाथ, हंसदो, मंड, आईवी, ये नदियां आपकी इस महानदी की लेफ्ट हैंड की सहायक हैं। अगर राइट हैंड की बात करें तो यहां पर भी कई नदियां हैं, जिसमें है ओंग, तेल, जोंक, ये सब नदियां इसी महानदी की सहायक हैं, और प्राची, लेकिन ये सब किधर की हैं, राइट की हैं। और लेफ्ट की कौन कौन सी हैं, तो सियोनाथ, हंसदो, मंड और आईवी। बाकी हम लोग गोदावरी की सहायक नदियों पर, कृष्णा की सहायक नदियों पर या गंगा की सहायक नदियों की चर्चा कर चुके हैं। और बनास के बारे में बात करें तो बनास चंबल की सहायक है, इस पर भी चर्चा हम लोग अतीत में किए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, कराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है का पूर्व नाम क्या था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको बताना है कि इसका पूर्व नाम क्या है कराकोरम का। तो कराकोरम का जो पूर्व नाम है, इसे कहते हैं किचड़ागिरी की पहाड़ी। क्या कहते हैं, किचड़ागिरी की पहाड़ी। अगर हम कराकोरम की बात करें तो कराकोरम में ध्यान रखिएगा, कई यहाँ पर ग्लेशियर हैं। क्या है, कई ग्लेशियर हैं, और इन ग्लेशियरों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर जो ग्लेशियर, इसका नाम सबसे पहले तो यही है, सियाचिन है। क्या है, सियाचिन है। फिर बैफो है, बाल्टरो है, बाल्टरो, हिस्पार, क्या, हिस्पार। फिर यहाँ पर एक है कैंगरी हिमानी। क्या नाम है, कैंगरी हिमानी। तो ये सब ग्लेशियर हैं किसके, हम कह सकते हैं कराकोरम या ट्रांस हिमालय के, ये सब ग्लेशियर हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं, तो दर्रों की चर्चा हम लोग अतीत में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कराकोरम दर्रा था, केपसांगला दर्रा है, लनकला है, चांगला है, चार्डिंगला है, जाराला है और खारदुंगला है। तो ये जो खारदुंग दर्रा है, इस खारदुंगला के विषय में हम लोग अतीत में पढ़े हैं कि इसी खारदुंगला का हम लोग प्रयोग करते हैं जब कारगिल से कहाँ जाते हैं, सियाचिन जाते हैं, और बीच में कौन सी नदी मिलती है, तो नुब्रा नदी घाटी मिलती है। तो ये सब दर्रे इसी ट्रांस हिमालय के पार्ट है, इसके विषय में भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो किचड़ागिरी ही कराकोरम पर्वत श्रृंखला का अतीत का नाम है। और यह कराकोरम किसका पार्ट है, तो ट्रांस हिमालय का, क्योंकि ट्रांस हिमालय के ही 3 पार्ट हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इसके विषय में हम लोगों को बहुत बेहतर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें कराकोरम की, तो कराकोरम की जो ये पर्वत चोटियाँ हैं, यहाँ पर बहुत सी पर्वत चोटियाँ भी हैं, उसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर जो पर्वत चोटी, उसका नाम है माउंट केटू। क्या नाम है, माउंट केटू है। इसी को कहते हैं गाडविन आस्टिन। क्या नाम देते हैं, गाडविन आस्टिन नाम दिया जाता है। जो माउंट केटू है, इसी को कहते हैं गाडविन आस्टिन। अगर हम और बात करें तो यहाँ पर गासे ब्रम है, मासे ब्रम है, ये सब इसी के पार्ट हैं। गासे ब्रम, मासे ब्रम, मासे ब्रम, ब्राड पीक, ये सब चोटियां हैं किसकी, कराकोरम की। कराकोरम में कई पर्वत चोटियां हैं जो काफ़ी उच्च स्थान रखती हैं। तो माउंट केटू का नाम ही गाडविन आस्टिन है, गासे ब्रम है, मासे ब्रम है, ब्राड पीक है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट राकापोसी। क्या नाम है, माउंट राकापोसी है। जबकि माउंट सारामती जो है वह नागा पहाड़ी का नाम था। तो इस प्रकार से हमको ट्रांस हिमालय के विषय में बहुत सारी जानकारियों को धीरे धीरे एकत्रित करना है कि जिससे हमारे प्रश्न बेहतर तरीके से बनाए जा सकें। यहाँ पर राकापोसी किसका है, तो राकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू किसका है, तो कराकोरम का है। सागर माथा क्या है, तो सागर माथा ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो स्थानीय नाम दिया जाता है उसे कहते हैं सागर माथा। तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके अर्थ को समझिए और इसके आधार पर जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है निम्नांकित भारत के राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का यह एकमात्र ऐसा राज्य है कि जो चारों प्रकार के भौतिक प्रदेशों को अपने अंदर समाहित करता है, और वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अगर आप उत्तर में देखें तो यहाँ पर हिमालय की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, और इसी प्रकार अगर इसके आप इस भाग पर देखें तो यहाँ पर जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके भाग देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं,
अगर आप इस तरफ देखेंगे तो जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये राजमहल की पहाड़ियां किसका पार्ट है? तो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। तो प्रायद्वीपीय भारत की भी संरचनाएं मिलती हैं, विशाल मैदान का भी मिलता है, उत्तर के हिमालय का भी मिलता है या उत्तर की पहाड़ी का मिलता है। साथ में यह जो है यह कहते हैं तटीय मैदान। क्या है यह? तटीय मैदान। तो इस प्रकार से भारत का जो वेस्ट बंगाल राज्य है, वेस्ट बंगाल राज्य में चारों भौतिक प्रदेश आते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आता है, उत्तर का विशाल मैदान आता है, प्रायद्वीपीय भारत की भी संरचनाएं आती हैं, साथ में तटवर्ती एवं द्वीपीय क्षेत्र की भी संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन युग्म सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलन करना है कि जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता होती है, लाल मिट्टी अत्यधिक निछालन होता है, लेटराइट पोटास एवं जैव पदार्थों की अधिकता होती है, फिर लिखा है काली मिट्टी लोहे की कमी होती है। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, लेटराइट मिट्टी में ही देखेंगे हम लोग पोटास एवं जैव पदार्थों की अधिकता होती है, क्योंकि काली मिट्टी में लोहे की अधिकता होती है ना कि कमी। तो इस आधार पर यह गलत हो जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में लोहे की अधिकता होती है, जिसके कारण यह क्या होता है? लाल रंग का, काले रंग का दिखाई पड़ता है। और लाल मिट्टी जो है अत्यधिक निछालन होता है, ऐसा नहीं है। जहां पर अत्यधिक निछालन होता है वहां पर होती है लेटराइट। क्या होता है? लेटराइट सॉइल होता है। और इसी प्रकार जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता होती है, तो ह्यूमस की अधिकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इस पर बेहद चर्चा तो हम लोग जब मृदा का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, लेकिन इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, लेटराइट मिट्टी में पोटास एवं जैव पदार्थों की अधिकता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर, मतलब सही उत्तर दक्षिण क्रम बताइए। अर्थात आपको नॉर्थ टू साउथ ऐसे क्रम बताना है। और यहाँ पर कुछ संरचनाएं दी गई, इन संरचनाओं को हमको देखना है। क्या लिखा है? अन्नामलाई लिखा है, पारनी लिखा है और इलायची की पहाड़ी। इलायची का नाम है कार्डेमम, ये आप ध्यान से रख सकते हैं। यहाँ पर है कार्डेमम, तो कार्डेमम तो दक्षिण में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अन्नामलाई की बात करें तो आपकी मिलती है नीलगिरी, और नीलगिरी के दक्षिण में मिलती है अन्नामलाई। कौन मिलती है? अन्नामलाई। और फिर यहाँ पर मिलती है आपकी पालनी। क्या नाम मिलता है? पालनी, सेवराय ऐसा हमने बताया था, और जवादी। तो पालनी, सेवराय और जवादी यह पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का पार्ट है, जबकि नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम यह दक्षिण की पहाड़ियों का पार्ट है। यहाँ पर क्रम से आपको अरेंज करना है, तो ये स्पष्ट रखिएगा अन्नामलाई नॉर्थ में है और कार्डेमम कहाँ पर है? साउथ में है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको सभी विकल्प को मैच करना होगा, तो सभी विकल्प में आप देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर अन्नामलाई, और अन्नामलाई के दक्षिण में कौन सी है? इलायची है, पालनी है, और पालनी के नीचे कौन है? इलायची या कार्डेमम है। क्योंकि आपका पालनी जो है यह आपका पूर्वी घाट का पार्ट है, ये क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पर पालनी है, फिर सेवराय है, फिर जवादी है। लेकिन आप अगर इस क्रम में देखेंगे तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, कार्डेमम। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा अन्नामलाई, पालनी और कार्डेमम। अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी अमरकंटक सदृश अपवाह प्रतिरूप विकसित करता है? ध्यान रखिएगा, अमरकंटक जैसा ही परिदृश्य प्रस्तुत करने वाली एक पहाड़ी है, जिसका नाम है मिकिर। और मिकिर कहाँ पर है? यह असम में है। जिस प्रकार से अरीय, कैसी? अरीय, अरीय का तात्पर्य यहाँ पर होता है अपकेंद्रीय। कैसा होता है? अपकेंद्रीय। और इसी को कहते हैं रेडियल। क्या कहते हैं? रेडियल अपवाह तंत्र। रेडियल अपवाह तंत्र। इसका तात्पर्य होता है कि एक केंद्र बिंदु से कई दिशाओं में नदियों का क्या हो रहा है? गमन हो रहा है। तो ऐसी संरचना आपको मिलती है अमरकंटक में, क्योंकि सोन है, नर्मदा है और महानदी है। लेकिन ऐसी ही कुछ संरचनाएं प्रस्तुत करती हैं मिकिर पहाड़ी, जो असम में है। कहाँ पर है? असम में है। इसलिए इसको हम जो तुलना करते हैं अमरकंटक को मिकिर से करते हैं, क्योंकि वह भी एक प्रकार से अरीय संरचना या अपकेंद्रीय संरचना या रेडियल संरचना को प्रस्तुत करता है। वहां से भी नदियां अलग अलग दिशाओं में निकल करके प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
यहाँ पर गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त नहीं है। ये बात तो सत्य है, क्योंकि गंगा नदी नौ परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं, लेकिन उसको उपयुक्त बनाया जा रहा है। और उपयुक्त क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवसादीकरण है। क्या है? अवसादीकरण है। और अवसाद क्यों है? क्योंकि यह कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर अवसाद काफ़ी ज़्यादा है। फिर नदी के जल प्रसरण में अत्यधिक घट बढ़ होती है। यह भी इसका प्रमुख कारण है कि नदी का जल स्थिर नहीं रहता, उसमें लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, जिसके कारण यहाँ पर नौ परिवहन उपयुक्त नहीं माना जाता है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अर्थात ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हम लोग सबसे पहले प्रयागराज, क्या? प्रयागराज टू हल्दिया, कहाँ तक? हल्दिया तक एक जलवे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं नेशनल वाटर हाईवे। क्या है? नेशनल वाटर हाईवे बनाने का प्रयास किया जाए, और इसे कहते हैं वन। क्या कहते हैं? वन। जो प्रयागराज से हल्दिया है, इसको कहते हैं नेशनल वाटर हाईवे वन। और 2016 में जो टोटल नेशनल वाटर हाईवे की मान्यता मिली है, 5 पहले से थे और 106 बाद में यहाँ पर परमिशन मिले हैं। टोटल वर्तमान में 111 नेशनल वाटर हाईवे की मंजूरी मिल चुकी है। कितना? 111, जिसमें से सबसे पहला जो नेशनल वाटर हाईवे है, जिसको वन नाम दिया गया है, वह है प्रयागराज से हल्दिया, जिसको नौगम्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे वाटर हाईवे की बात करें तो एक वाटर हाईवे और है, जिसका नाम है सदिया से धुबरी। क्या नाम है? सदिया से धुबरी। सदिया से धुबरी, इसको नेशनल वाटर हाईवे 2 नाम दिया गया है। नेशनल वाटर हाईवे 2। शेष चर्चाएं तो हम लोग जब कभी इस पर बृहद चर्चा करेंगे तो डिस्कस करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कानपुर के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। यहाँ पर कानपुर के विषय में पूछा है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, ये पूरी तरीके से सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या यह एक मेगा सिटी है? तो नहीं, मेगा सिटी नहीं है। मेगा सिटी का तात्पर्य होता है कि जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो। कितनी? 1 करोड़ से अधिक हो। 1 करोड़ से अधिक वाली जनसंख्या वाले कितने नगर हैं भारत में? तो भारत में टोटल मात्र 3 ही महानगर हैं, अर्थात 3 मेगा सिटी हैं, जिसमें से दिल्ली है, मुंबई है और कोलकाता है। शेष जो नगर हैं उनकी जनसंख्या ये मानते हैं कि ज़्यादा है, लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं है। कानपुर जो है, यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है। क्या? 10 लाख से अधिक है, लेकिन यह एक मेगा सिटी नहीं है। यहाँ चर्म शोधन कारखानों का जमाव है, ये बात भी सत्य है। फिर लिखा है यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मलिन बस्तियों में रहने वाली संख्या है, ये बात गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर मलिन बस्तियों में रहने वालों की संख्या के हम आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियाँ मेरठ में हैं, उसके बाद आगरा में हैं, और उसके पश्चात कहाँ पर हैं? तो कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में है। इस आधार पर यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, सिर्फ पहला सही और तीसरा सही, अर्थात आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारत में संख्या से प्रभावित भूगर्भ जल सबसे अधिक विस्तृत है। तो सबसे ज्यादा जो संख्या एक को हम कहते हैं आर्सेनिक। क्या कहते हैं? आर्सेनिक। तो आर्सेनिक से जो प्रभावित जल है सबसे ज्यादा कहाँ का है? तो बंगाल में है, अर्थात जो हमारा वेस्ट बंगाल राज्य है वहाँ के जल काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। और इसके प्रदूषण का जो मूल कारण है वह है चमड़े की फैक्ट्री। क्या है? चमड़े की फैक्ट्री। साथ में यहाँ पर जूट के उद्योग हैं। क्या है? जूट के उद्योग हैं। और इसके अलावा कपड़े की मिलें हैं। क्या है? कपड़े की मिल है। तो कपड़े की मिल है, जूट के उद्योग हैं और चमड़े की फैक्ट्री है। इन सब से निकलने वाले जो अपशिष्ट मटेरियल होते हैं जिसमें आर्सेनिक या संख्या की अधिकता होती है, जिससे यहाँ के लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। अगर इस बीमारी में हम बात करें तो यहाँ पर चर्म रोग की समस्या देखने को मिलती है, चर्म का कैंसर मिलता है, चर्म का कैंसर मिलता है, यकृत रोग की समस्या मिलती है, फेफड़े में बीमारी उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रकार गुर्दा भी हमारा डैमेज हो जाता है, क्योंकि जल ही मेरा प्रदूषित है। तो अगर जल प्रदूषित हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो चर्म रोग, चर्म कैंसर, यकृत की समस्या, फेफड़े की समस्या, गुर्दे की समस्या, तमाम प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। और यह आर्सेनिक या संख्या की समस्या क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर चमड़े की फैक्ट्री, जूट के उद्योग और कपड़े के उद्योग काफ़ी व्यापक स्तर पर स्थापित हैं।
अर्थात इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। जलागम क्षेत्र प्रबंधन एक प्रभावी साधन है। इसके विषय में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर सबसे बेहतर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला लिखा है जल प्रदूषण नियंत्रण का। तो ये बात ठीक है, क्योंकि जलागम क्षेत्र प्रबंधन का तात्पर्य ही होता है जल प्रदूषण का नियंत्रण। फिर लिखा है, जब जल प्रदूषण मतलब जल प्रबंधन आप करेंगे तो जल प्रदूषण नियंत्रण करेंगे तो ऑटोमेटिक जल का संरक्षण हो जाएगा। निर्वनीकरण रोकने से क्या जल का संरक्षण होगा, तो इसका कोई खास प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं मिलेगा, अप्रत्यक्ष प्रभाव मिलेगा। फिर है मिट्टी की उर्वरता पुनर्स्थापना का। ये बात सत्य है कि अगर जल संरक्षण करेंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी मेंटेन रहेगी, इसमें ये बात ठीक है। फिर मिट्टी के भीतर आर्द्रता वृद्धि होगी, ये भी बात ठीक है। अर्थात इस पूछे गए प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखें तो ए वाला नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। ए वाला नहीं होगा, क्योंकि निर्वनीकरण अर्थात जब आप जल प्रदूषण की समस्या का समाधान करेंगे तो वन को लगाना पड़ेगा, जिसके कारण जल समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, मिट्टी को कटने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। अर्थात इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अर्थात ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। मिट्टी की उर्वरता पुनर्स्थापना का इसका कोई खास संबंध नहीं, क्योंकि जल के यहाँ पर संरक्षण से बात डायरेक्ट की जा रही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा इनको चयनित करना है, फिर उत्तर देना है कि कर्नाटक का जो पठार है यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पाट का जो पठार है यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मालवा का पठार है वहाँ पर कौन सी पाई जाती है, और जो उत्तरी सरकल है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इन्हीं को हमको मिलान करना है। तो कर्नाटक के पठार पर क्या है, अगर हम बात करें कर्नाटक के पठार पर लाल मिट्टी है। जो पाट की भूमि है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेटराइट है। कैसे है इसकी विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। मालवा का जो पठार है, जो आप देखते हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर रेगुर मिट्टी अर्थात काली मिट्टी है। उत्तरी जो सरकल है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। तो ये स्थान कहाँ कहाँ पर है, इसके लिए हमने एक अलग से मैप यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। आप अगर देखिए तो जो उत्तरी सरकल है ये उत्तरी सरकल कहलाता है। यहाँ की जो मिट्टी है यह जलोढ़क टाइप की है। कैसी है, जलोढ़क है, यह क्लियर रखिएगा। फिर जो हमारा रांची का पठार है अर्थात जो झारखंड का छोटा नागपुर वाला सेक्शन है, यहाँ की जो मिट्टी है यह भी एक प्रकार से लेटराइट किस्म की है। कैसी है, लेटराइट किस्म की है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक में, तो कर्नाटक में लाल मिट्टी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर यहाँ पर जो मालवा का पठार है, कौन सा पठार है, मालवा का पठार, तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का ही नाम दिया जाता है रेगुर। क्या नाम दिया जाता है, तो रेगुर, काली मिट्टी को ही कहते हैं रेगुर। अर्थात आप अब देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटक के पठार में लाल मिट्टी है, फिर पाट की भूमि पर लेटराइट है, मालवा के पठार पर काली मिट्टी है, इसी रेगुर को ही कहते हैं काली मिट्टी। और उत्तरी सरकल पर जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि वहाँ पर गंगा नदी, फिर वहाँ महानदी, स्वर्णरेखा, कई नदियाँ हैं जिनके माध्यम से जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। तो इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी क्रम में निक्षेप का प्रतिफल है। यहाँ पर कह रहा है कि जो उत्तर भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप है यह किसका परिणाम है, तो इंडो ब्रह्म नदी क्रम के निक्षेप का प्रतिफल है। ये बात पूरी तरीके से सत्य है। फिर लिखा है, पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ है, जिसके कारण इस रिजल्ट देखने को मिला है। अर्थात यह कारण है और इसका यह परिणाम है। हुआ क्या कि जब कह सकते हैं भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यह भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई है तो टकराने का परिणाम ये निकला है कि इधर का पार्ट, क्या, इधर का पार्ट, इसका उत्थान हुआ। क्या हुआ, इसका उत्थान हुआ और इसका अवतलन हुआ। इसका क्या हुआ, अवतलन हुआ। तो जो यहाँ पर मालदा गैप है, कौन सा गैप है, मालदा गैप के पास प्रायद्वीपीय भारत हम नहीं कहें बल्कि जो हमारा इंडियन प्लेट है यह पूर्व की तरफ सबडक्ट किया है, नीचे गया है, जबकि पश्चिम की तरफ इसका उत्थान हुआ है। तो इसका परिणाम ये निकला
कि जो इस तिब्बत के पठार से निकल करके नदी इस तरफ फ्लो करती थी, इस नदी ने अपना मार्ग बदल करके यह नदी इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगी, और जिसका परिणाम हुआ कि यह जो उत्तर का हमारा विशाल मैदान है यह बना है। उसी पर यह संबंध रखने वाला प्रश्न आप देख सकते हैं। उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म, इंडो ब्रह्म मतलब वही आपका जो हमारी सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्रा नदी है, उसी के क्रम का यह प्रतिफल है। ये बात पूरी तरीके से सत्य है। और पोटवार पठार क्षेत्र, पोटवार मतलब वह पाकिस्तान का जो बेसिन है उसी को कहते हैं पोटवार बेसिन, पंजाब के मैदान में पाई जाती है, तो वहाँ पर उत्थान हुआ है, और जबकि पूरब में जो मालदा गैप है वहाँ पर अवतरण हुआ है। इसके परिणाम से ही जो इंडो ब्रह्म नदी है इसके माध्यम से उत्तर का जो हमारा अपवाह प्रतिरूप है वह निर्मित हुआ है। तो इस आधार पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित खंडों में से किस एक में यमुना नदी का जल अत्यधिक प्रदूषण भार के कारण हरा सूप कहलाता है? हरा सूप जमुना नदी के जल को ही कहते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से आगरा के मध्य में प्रदूषण बहुत व्यापक स्तर पर होता है। दिल्ली महानगर से बहुत ज़्यादा प्रदूषण निकलता है, और आगे बढ़ने पर आगरा नगर में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ जो यमुना नदी है इसका जल हरे कलर का हो जाता है, और इसी आधार पर इसको हम हरा सूप कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। और इस प्रकार से आज का यह जो प्रैक्टिस श्रृंखला है, हम कह सकते हैं आज का जो एपिसोड है, इसे यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।